अब ये आपका स्पेसिमेन पेपर है इस साल का। तो स्पेसिमेन पेपर बेसिकली हर साल रिलीज होता है जिस साल आपके सिलेबस के अंदर चेंजेस आते हैं। तो दिस इज योर पेपर 3। और पेपर 3 के अंदर जो है वो अब आपका 1 hour 45 minutes आपका टाइम होगा। ये इंसर्ट है, मतलब इंसर्ट मतलब अलग से जो आपका केस स्टडी होता है। और ये आपका क्वेश्चंस है। सही है। क्वेश्चंस के अंदर जो है वो आपके इंसर्ट आपको पहले पढ़ना होगा और उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके आंसर्स होंगे। आंसर ऑल योर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं, दैट मींस देयर इज नो चॉइस। फिर यूज ब्लैक और डार्क ब्लू और ब्लू पेन, तो पेंसिल से पेपर करके नहीं आएगा। सही है। फिर डो नॉट यूज इरेजेबल पेन और करेक्शन फ्लूइड। कोई चीज अगर आपको नहीं आ रही काट दें। सही है। तो वो नहीं यूज करिएगा अपना वाइटो वगैरह। अच्छा, अब ये डायग्राम्स वगैरह खैर ये इन्होंने किसी दूसरे उसका ही जो है वो पेपर चिपका दिया। खैर डायग्राम्स वगैरह, रफ वर्किंग ग्राफ्स वगैरह, ग्राफ्स और डायग्राम्स तो खैर इको में आते हैं। ठीक है। रफ वर्किंग वगैरह आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लैंक पेजेस वगैरह पे पेंसिल से। फिर 60 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा पूरा। सही है। एक केस स्टडी होगी एंड यू हैव टू आंसर ईच क्वेश्चन एंड पार्ट ऑफ क्वेश्चंस इन योर शोन इन द ब्रैकेट। तो बेसिकली मार्क्स आपके गिवन होंगे। 1 hour 45 minutes का ये आपका पेपर है। 1 hour 45 minutes का आपको पेपर है, मतलब 105 घंटे हैं आपके पास। ऐसा ही है। सॉरी, 105 मिनट्स। घंटे बोल रहा हूँ, सॉरी। मिनट्स 105 घंटे, सॉरी। 105 मिनट्स हैं आपके पास। ठीक है। अब सबसे पहला है एनालाइज टू पॉसिबल एडवांटेजेस टू डीएल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज द बिजनेस कंटिन्यूज टू एक्सपैंड। तो यहाँ पे 8 मार्क का सवाल है सबसे पहला आपका। सही है। तो 8 मार्क का पैटर्न क्या होगा। सही है। सबसे पहले 8 मार्क का पैटर्न जरा समझ लें। सही है। आप लोग जो एएस वाले हैं उनको तो पता ही है। सही है। पैराग्राफ 1 में क्या लिखेंगे हम लोग? डिफाइन सेंट्रलाइजेशन। ठीक है। फिर उसके बाद पैराग्राफ 2 में क्या लिखेंगे हम लोग? पहला एडवांटेज, उसकी एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू द केस स्टडी और उसकी एनालिसिस। पैराग्राफ 3 में क्या लिखेंगे हम लोग? एडवांटेज, दूसरा एडवांटेज, उसकी एप्लीकेशन और उसकी एनालिसिस। और एनालिसिस में आपका इम्पैक्ट ए आएगा और इम्पैक्ट बी आएगा, दैट इज शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। के इमीडिएट इम्पैक्ट क्या है और उससे फिर फर्दर इम्पैक्ट क्या होगा। सही है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई सेंट्रलाइजेशन का एडवांटेज ये है कि डिसीजन मेकिंग क्विक होगी। और एप्लीकेशन में मैं डिवॉन, वो जो केस है डिवॉन्स लिमिटेड, उसका एप्लीकेशन देता हूँ यहाँ पे। सही है। और उसके बाद उसकी एनालिसिस क्या दूंगा कि भाई एज अ रिजल्ट। सही है। फर्दर उससे टाइम सेव होगा तो मैनेजर्स जो है वो दूसरे डिसीजन पे ज्यादा फोकस होता है। बिजनेस जल्दी डिसीजन मेकिंग करेगा तो कंपेटिटिव हो जाएगा। कंपेटिटिव होने की वजह से जो है वो फ्यूचर में मार्केट शेयर बढ़ सकता है। उसकी कंपेटिटिवनेस अगर इंक्रीज हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उसका कस्टमर बेस बढ़ेगा, नंबर ऑफ कस्टमर, मार्केट साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका 3 पैराग्राफ है। 3 पैराग्राफ से ज्यादा नहीं लिखेगा। ठीक है। क्योंकि लाइंस लिमिटेड है। सही है। एक ही पेज मिला हुआ है तो कोशिश करिएगा फिट इन टू दीज लाइंस। Moving on to analyze two possible limitations to DL of using CPA when planning the production line project. अगेन यहाँ पे ये 8 मार्क का सवाल है और इसके अंदर अब आपको ये कह रहा है कि सीपीए का दो लिमिटेशंस बताने हैं, एनालाइज करना है ऑफ यूजिंग सीपीए व्हेन प्लानिंग द प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट। तो प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट एक केस में गिवन होगा, उससे ही रिलेटेड आपको एप्लीकेशन देनी होगी और एनालिसिस देने होंगे। सही है। तो पैराग्राफ 1 में यू हैव टू talk about CPA, define CPA, critical path analysis। ठीक है। पैराग्राफ 2 में आपने जो है वो पहली लिमिटेशन देनी है, उसकी एप्लीकेशन और उसकी एनालिसिस। फिर उसके बाद पैराग्राफ 3 में लिमिटेशन, एप्लीकेशन एंड उसकी एनालिसिस। फिर उसके बाद है यूजिंग द टेबल डेटा इन टेबल 1 कैलकुलेट द पे बैक पीरियड फॉर द प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट। तो पे बैक पीरियड निकालने का आपको फॉर्मूला पता है कि पहले आपको CCF बनाना होता है। सही है। और CCF बना के जो है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ आपके लिए, कैलकुलेशन वाला सवाल है तो वो तो फौरन हो जाता है बगैर डेटा पढ़े।
यहाँ पे देखें आपका पे बैक कब होगा, सही है, पे बैक होगा आपका सीसीएफ बनाए। अच्छा यहाँ पे आपको डिस्काउंट फैक्टर दिए हुए, लेकिन डिस्काउंट फैक्टर अभी आप इग्नोर करेंगे। डिस्काउंट फैक्टर सिर्फ एनपीवी में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। एनपीवी में हम मल्टीप्लाई करके जो है वो बनाएंगे। अभी हमें क्या बनाना है, सीसीएफ बनाना है। और सीसीएफ हम सिर्फ नेट कैश फ्लो देख के बना सकते हैं। पहले साल 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट थी या 2.5 मिलियन इन्वेस्टमेंट थी, तो 2.5 ही नेगेटिव में था हमारे पास। पहले साल हमारा 0.5 आ गया तो 2 बचा नेगेटिव में। फिर 0.8 आ गया तो फिर कितना बचा, 1.2 नेगेटिव में। और 1.2 तीसरे साल में आ गया तो यहाँ पे बचा कुछ भी नहीं, 0 आ गया। तो कितने साल लगे, 1, 2 और 3, 3 साल लगे। तो आपका पे बैक पीरियड आ गया 3 years। यूजिंग द डेटा इन टेबल 1 कैलकुलेट द एनपीवी फॉर द प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट। एनपीवी निकालनी है अब, सही है। अब एनपीवी निकालने के लिए हम लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लोस बनाएंगे, सही है, क्योंकि हमें डिस्काउंट फैक्टर इस्तेमाल करना होता है। तो हम लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लो बनाएंगे। डिस्काउंटेड कैश फ्लो बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, नेट कैश फ्लो और डिस्काउंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा, -2.5। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.93, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.93 अगर हम करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.93, 0.465। फिर उसके बाद है आपका 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.86, तो आपका आ जाएगा ये 0.688। फिर उसके बाद है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.79, दैट इज इक्वल टू 0.94 एंड 8। फिर उसके बाद है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.74, that will give you 1.11, and then you have 1.5 multiplied by 0.68, that will give you 1.02, ठीक है। Add all the positive cash flow, subtract from your negative cash flow। तो 0.465 प्लस 0.688 प्लस 0.948 प्लस 1.11 plus 1.02. So the total of your positive cash flow is 4.231। और 4.231 में से हम 2.5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास एनपीवी आ जाएगा 1731। दिस इज योर एनपीवी। तो ये सब करेंगे आपको सीधा सीधा 3 नंबर मिल गए यहाँ पे। Evaluate whether DL should go ahead with the proposed production line project। अब यहाँ पे प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट करना चाहिए यूज या नहीं करना चाहिए, और इवेल्युएट का सवाल है, सही है। तो इसका जो पैटर्न होगा वो इस तरीके से होगा कि पैराग्राफ 1 में आप डिफाइन करोगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को, कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल होता क्या है और उसकी टेक्निक्स क्या क्या हैं, सही है। दैट इज ARR, पेबैक पीरियड, ARR एंड एनपीवी। फिर उसके बाद पैराग्राफ 2 में, सही है, आप डिस्कस करोगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के रिजल्ट्स को। दैट इज जो आपके पास जैसे आपने दो निकाले ना यहाँ पे, पेबैक और एनपीवी, ये दो रिजल्ट्स के बारे में आप बताओगे ये होते क्या है, सही है। और एप्लीकेशन में आप जो रिजल्ट्स आपने निकाले 3 years और 1 पॉइंट समथिंग 731, जो भी आपका एनपीवी आया है, 731 है ना, क्या है, हाँ, 1.731 एनपीवी आपने जो आया है वो आप एप्लीकेशन के थ्रू निकालोगे और वो इसमें डालोगे कि भाई फॉर एग्जांपल, क्योंकि देखो अब डिसीजन मेकिंग क्या होगी इस प्रोजेक्ट की, इसका पॉजिटिव 1.731 मिलियन पॉजिटिव इसका एनपीवी आया और 3 साल में इन्वेस्टमेंट रिकवर भी हो रही है। तो मतलब हम ये डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि हम लोग अपना डिसीजन क्राइटेरिया हमेशा ये बात याद रखिएगा कि एनपीवी से यही लेंगे कि एनपीवी अगर पॉजिटिव होगा तो हमेशा हम वो डिसीजन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप एनालिसिस ये दोगे कि एज अ रिजल्ट डिसीजन इम्प्लीमेंट करना चाहिए, प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट को खरीदना चाहिए जिससे उसकी प्रोडक्शन फर्दर इंक्रीज हो सकती है। और उसके बाद लिमिटेड एवैल्यूएशन दोगे कि हाउ एवर, सही है, पे बैक पीरियड में जो है वो कैश फ्लोज
हम सारे कंसिडर नहीं कर रहे होते, और एनपीवी के अंदर हम लोग जो है वो डिस्काउंट फैक्टर कोई गलत या गलत परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट फैक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो मसले हैं इन टेक्निक्स के। फिर उसके बाद पैराग्राफ 3 में हम लोग इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अलावा सही है क्वालिटेटिव फैक्टर की बात कर सकते हैं। क्वालिटेटिव फैक्टर्स में आपके लोकल कम्युनिटी पे हार्म क्या पहुंचेगा, इन्वायरमेंट पे हार्म क्या पहुंचेगा, जो भी प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट है, मैनेजर्स का क्या पर्सपेक्टिव है, सही है। ये सारी चीजें आ सकती हैं। फिर इसमें सीपीए का भी सवाल है, सीपीए की भी बात हुई भी है। तो सीपीए इस प्रोजेक्ट का बना हुआ है, सही है। यहाँ पे ये बना हुआ है सीपीए ना, इसकी ये सारी एक्टिविटीज हैं। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस फॉर द प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट, इसकी भी बात हो सकती है, सही है। कि इसका सीपीए बता रहा है कि 18 वीक्स मेरे ख्याल से लगेंगे, सही है, 18 दिन लगेंगे, सही है। तो इस पे भी आप बात कर सकते हो कि सीपीए से डिसीजन मेकिंग जो है वो कैसे होगी, सही है। इसके सीपीए में आप क्या चीजें कंसिडर करते हो। फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशन दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल 18 डेज ले रहा है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के, तो 18 डेज वर्कर्स कैसे मैनेज करेंगे, एम्प्लॉयज का काम रुक जाएगा, प्रोडक्टिविटी स्टॉप हो सकती है, और एज अ रिजल्ट में यही सारी चीजें आ जाएंगी, प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी, वर्कर्स जो है वो काम नहीं कर रहे होंगे, फिर उसकी वजह से फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, वर्कर्स को पैसे देने पड़ेंगे हालांकि वो काम कर नहीं रहे, और लिमिटेड एवैल्यूएशन आ जाएगी कि सीपीए जो है वो भाई आपको फोरकास्टेड ही होता है एक तरीके से। तो अगर आप सीपीए की डेडलाइन मीट नहीं कर पाए तो आपका प्रोजेक्ट पूरा डिले हो सकता है, ठीक है। एंड देन लास्टली आपको बताना है, सही है, कि अपना ओपिनियन देना है कि प्रपोज प्रोडक्शन लाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सही है। और इन दोनों पॉइंट में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, सही है, जिसको देखते हुए करनी चाहिए, वेदर इट इज द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और वेदर इट इज द सीपीए। मैं तो ये बोलूंगा कि हमेशा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के पास साथ जाइएगा, सही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये बताता है आपको। तो यहाँ पे J1 और J2 आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद ये 12 मार्क का सवाल है, देन कम्स योर प्रमोशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर डिवाइंस लिमिटेड। तो अब 3 नंबर का सवाल होगा, ये 4 नंबर का है, सही है। तो प्रमोशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला लिखेंगे 1 नंबर मिलेगा, सही है। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कैलकुलेशन वगैरह सारी चीजें ठीक करेंगे, उसके 2 नंबर हैं। फिर प्रमोशन इलास्टिसिटी डिमांड के साथ, सही है, करेक्ट यूनिट लिखेंगे। करेक्ट यूनिट होगा आपका, जैसे कोई अगर फॉर एग्जांपल डॉलर साइन डालना है, या रेशियो में लिखना है, या परसेंटेज डालना है, या कोई नेगेटिव साइन डालना है, अक्सर पीडी के साथ या प्रमोशन इलास्टिसिटी के साथ नेगेटिव साइन भी आते हैं, तो ये आपको करना होगा। खैर कैलकुलेशन देखते हैं, वो मैं आप लोग के लिए कर लेता हूँ, ठीक है। आ, यहाँ पे है कि टेबल 2 में अच्छा, हम्म, यहाँ पे पीडी है प्रमोशन लास्ट इंक्रीज एनुअल प्रमोशन स्पेंडिंग बाय 0.5 मिलियन टू 1.75 मिलियन, डिमांड इंक्रीजेस बाय 10%। तो 0.5 का चेंज करो। अब यहाँ पे जरा देखेंगे, हम लोग कह रहे हैं कि इंक्रीज द प्रमोशनल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे जो आपको 4 मार्क दे रहा है ना, वो एक कैलकुलेशन एडिशनल करवा रहा है आपसे, और वो कैलकुलेशन मैं आप लोग को अभी दिखा रहा हूँ। ये इंक्रीज इन द प्रमोशन एक्सपेंडिचर कह रहा है कि 0.5 मिलियन से इंक्रीज करो, सही है, प्रमोशन एक्सपेंडिचर को, जिससे ये 0.5 मिलियन से बढ़ के कितना हो जाएगा, 1.75 मिलियन आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वन प्रमोशन एक्सपेंडिचर को क्या करो, 0.5, क्योंकि बाय लिखा हुआ है ना, बाय का मतलब क्या होगा कि उतने से बढ़ा दो। तो मतलब पुराना क्या हुआ, पुराना वाला ओल्ड आपके पास क्या आ जाएगा, 1.1.25 आ जाएगा। पुराना वाला आपके पास 1.25 मिलियन था, पुराना वाला क्या प्रमोशनल एक्सपेंडिचर। नया कितना है, 1.75 मिलियन, और कितने से बढ़ा है, 0.5 मिलियन से बढ़ा है। अब मुझे जो है वो बेसिकली प्रमोशनल एक्सपेंडिचर का क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है। और परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू
माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। ये मैथ्स की क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को कि न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100 करेंगे। अब न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100 मतलब न्यू माइनस ओल्ड, न्यू तो 1.75 है, ओल्ड 1.25 है, तो मतलब 0.5 आंसर है आपका। तो 0.5 मैंने ऊपर ले लिया। ओल्ड कितना था आपका 1.25 मिलियन, मल्टीप्लाई बाय 100, तो यह आंसर कितना आ जाएगा आपका। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.25 मिलियन, सही है, मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल गिव अस द आंसर ऑफ 40%। तो 40% चेंज इज इन प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो 40% आपने प्रमोशनल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से 10% डिमांड में इंक्रीज आया है। तो अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई हैं, और अब हम लोग जो है वो सिंपली इसका फॉर्मूला पुट इन करके प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हम लोग आराम से आंसर निकाल सकते हैं। प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमोशनल आपका क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कितना आया है 10% का, और आपका प्रमोशनल एक्सपेंडिचर का चेंज कितना आया है 40% का। कैंसिल आउट, 1/4, 1/4 का मतलब हो गया ये 0.25। तो आपका जो प्रमोशनल एक्सपेंडिचर का आंसर आया है वो आया है 0.25। समझ में आ गई बात। तो अगर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप $1 से प्रमोशनल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करोगे, तो आपकी जो सेल्स में इंक्रीज आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.25 से आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज सिंपली योर प्रमोशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेशन। नंबर देख के आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ एक एडिशनल कैलकुलेशन करनी है आपने। तो जरा दिन ध्यान ध्यान से ये पेपर करिएगा। फिर मूविंग ऑन, evaluate whether DL should, in order to increase sales, reduce the prices of ice cream or increase promotional expenditure। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, evaluate करना है। तो ये तो सबसे पहले आप पैराग्राफ 1 में दोनों की डेफिनेशन देंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन एंड प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन। अब पैराग्राफ 2 में आपको बताना है कि भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कितनी है। पहले तो देखो, रिड्यूस प्राइस टू सुपरमार्केट्स बाय 8%, डिमांड इंक्रीज बाय 10%। अब पहले पीडी निकालनी पड़ेगी आपको इस आंसर को लिखने के लिए। पीडी का फॉर्मूला क्या है, पीडी अच्छा निकालने के लिए नहीं बोला हुआ, लेकिन इस आंसर को अच्छा बनाने के लिए हम पीडी जरूर निकालेंगे। पीडी का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 10% परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है और 8% आपका प्राइस में चेंज है। तो 10/8 का मतलब ये हुआ कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4 4 1 पॉइंट, 4 2 जा 8 और 5, 1.25, विच इज इलास्टिक। और इलास्टिक का मतलब ये होता है कि आपको प्राइस अपनी रिड्यूस करनी चाहिए। अब यहाँ पे रिड्यूस द प्राइसेस और इंक्रीज द प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, हम लोग बताएंगे भाई पीडी इज इलास्टिक, इट मींस के हमें प्राइस को रिड्यूस करना चाहिए। और एप्लीकेशन में हम बता देंगे भाई पीडी इज 1.25 विच शोज एन इलास्टिक पीडी, एंड एज अ रिजल्ट उससे क्या होगा, एनालिसिस बताना है इम्पैक्ट, ये रेवेन्यू बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है जब प्राइस रिड्यूस करेंगे। और पीडी का यहाँ पे एक ड्रॉबैक आ जाएगा, विच इज पीडी के आप लिमिटेशन दे दोगे, विच इज योर लिमिटेड इवैल्यूएशन। यहाँ पे आपकी लिमिटेड इवैल्यूएशन में पीडी का ड्रॉबैक आ जाएगा। फिर पैराग्राफ 3 में आप जो है वो प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, अच्छा पीडी का यहाँ पे पहले नॉलेज में एडवांटेज दोगे, फिर प्रमोशनल इलास्टिसिटी डिमांड का एडवांटेज दिया, सही है। अब प्रमोशनल इलास्टिसिटी डिमांड आ रहा है 0.25। 0.25 का मतलब ये है कि आप अगर $1 का प्रमोशनल एक्सपेंडिचर बताओगे बढ़ाओगे ना,
तो सेल सिर्फ $0.25 से बढ़ेगी। तो ये घाटे का सौदा है कि 1 रुपए की मेहनत कर रहा हूं मैं और कमा कितना रहा हूँ 0.25। ठीक है, मतलब खर्चा कर रहा हूँ 1 रुपए और उस पर अर्निंग रिकवर, मतलब आपकी प्रमोशनल कॉस्ट ही रिकवर नहीं हो रही। चलो 2 रुपए कमाता तो समझ में आता कि हाँ यार प्रमोशन करनी चाहिए। प्रमोशन क्यों करनी चाहिए? क्योंकि 2 रुपए कमा रहा हूँ तो 1 रुपए जो है वो प्रमोशन पे खर्च कर रहा हूँ, 1 रुपए जेब में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे 0.25 कमा रहा हूँ, दैट मीन्स के 0.75 का नुकसान है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि भाई प्रमोशन एक्सपेंडिचर में जो है वो बेसिकली हमें नहीं करनी चाहिए। क्यों? उसकी एप्लीकेशन दे दूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो 0.25 आया है। उसका आंसर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। फिर उसकी एनालिसिस करूंगा, एज अ रिजल्ट बिजनेस को जो है वो खर्चा नहीं करना चाहिए प्रमोशन पे। सही है। और उसके बाद लिमिटेड एवैल्यूएशन दे दूंगा कि दैट इज के प्रमोशन प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डिसएडवांटेज। फिर उसके बाद पैराग्राफ 4 में जो है वो मैं लिखूंगा अपना जजमेंट के दोनों में से कौन सा जो है वो बेहतर है और क्यों है, कि कौन सा जो है वो डिसीजन लेना चाहिए, वेदर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द आइसक्रीम और वेदर टू इंक्रीज द प्रमोशन एक्सपेंडिचर ऑन आइसक्रीम। तो मेरे नजदीक सबसे बेस्ट जो है वो यही है कि आपको प्राइसेस रिड्यूस करने चाहिए। सही है। भले क्योंकि डिमांड इलास्टिक है और इलास्टिक डिमांड का मतलब ये है कि अगर प्राइस रिड्यूस करेंगे तो डिमांड ज्यादा होगी। हाउएवर प्रमोशन पे भी हमने पैसा खर्चा करना चाहिए। प्रमोशन पे पैसा खर्च करेंगे तो उससे जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हमारी सेल्स होंगी, कस्टमर कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, और ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अपना एक और आपका 12 मार्क का सवाल है, दैट इज evaluate whether DL should consider corporate social responsibility in its decision making। तो अगेन यहाँ पे पैराग्राफ 1 में आपका CSR का डेफिनेशन आ जाएगी। पैराग्राफ 2 में आपका एडवांटेज प्लस एप्लीकेशन प्लस एनालिसिस प्लस इवैल्यूएशन, दैट इज लिमिटेड इवैल्यूएशन। फिर उसके बाद पैराग्राफ 3 में डिसएडवांटेज ऑफ CSR, उसकी एप्लीकेशन, उसकी एनालिसिस एंड देन लिमिटेड इवैल्यूएशन। या और उसके बाद पैराग्राफ 4 में आप इवैल्यूएट कर दोगे अपना ओपिनियन देके कि करना चाहिए CSR DL को या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो उसको जस्टिफाई करने के लिए क्यों करना चाहिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोगे जो ऊपर नहीं मेंशन। रेपिटेशन नहीं अलाउड, तो रेपिटेशन नहीं करेगा जो ऊपर नहीं मेंशन, उसके अलावा जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज याद करके गए मैं वो यहाँ पे लिखेगा और आंसर को कंक्लूड कर देगा। ठीक है, और 5 सवाल आपके यहाँ पे हो जाएंगे खत्म। सही है, लेकिन 1.5 पेज आपको दिया हुआ है उसने। सही है, तो कंटेंट आप जितना कम लिखेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा कि आपका आंसर जो है वो इसी में खत्म हो जाएगा, ज्यादा खिचपिच करने की जरूरत नहीं है। सही है, टू द पॉइंट आंसर। और एक चीज ध्यान में रखिए कि जो ये हाउ एवर का वर्ड है ना, ये आपके लिए समझ लो डायमंड है। ठीक है, ये आपको मार्क्स गेन करके देगा। सही है, हाउ एवर, ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी, या सिर्फ कॉन्ट्ररी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये वर्ड्स जो है ना, ये वर्ड्स, इससे इवैल्यूएशन का पता चलता है एग्जामिनर को कि यार हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो इवैल्यूएशन स्टार्ट कर रहे हैं। हाउ एवर का तो वर्ड ना, मतलब मैं ये आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ अपने, कि मैं जब A2 का पेपर दे रहा था मुझे आज तक याद है कि मैं हर आंसर, हर पैराग्राफ के बाद जो लिमिटेड इवैल्यूएशन होती थी उसके अंदर हाउ एवर लिखता था। सही है, फिर उसके बाद ओवर द इयर्स जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जाहिर सी बात है इतने सालों से, तो ओवर द इयर्स स्टूडेंट्स जो A ग्रेड लेकर आ रहे हैं, सही है, उनका मेन फोकस ही यही होता है। मैं उनसे मतलब जाहिर सी बात है, अब मैं बच्चों को सबको ही बोलता हूँ, कोई इम्प्लीमेंट करता है कोई नहीं करता। सही है, कोई बोलता है कि नहीं कर रहा मैं प्रैक्टिस, कोई बोलता है हाँ भाई मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस। तो जो बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सही है, इस चीज की, हाउएवर हाउएवर हाउएवर, और ये प्रैक्टिस जो है वो हमने AS में भी बहुत कर चुके हैं। सही है, हाउएवर की, सही है, कि किस तरीके से हाउएवर हम लोग को लिखना है। सही है, तो लिमिटेड एवेल्युएशन देना काफी जरूरी है। और देखिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स सिंपली कि आपने जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज याद किए हैं वही डिसएडवांटेज
लिमिटेड एवेल्यूएशन में आ रहा है, वही एडवांटेज लिमिटेड एवेल्यूएशन में आ रहा है। ठीक है, तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ठीक है, थिंक कि भाई आपको जो है वो बहुत ही कोई इवेल्यूएटिव कमेंट ऐसे पास करने के बिजनेस ये हो जाएगा बिजनेस के साथ। सही है, बेसिक जो आपने चीजें नॉलेज याद करी हैं उसी से आप आंसर बना रहे हो। सही है, और उसी से आप इम्पैक्ट भी लिख रहे हो अपनी बिजनेस की नॉलेज के हिसाब से। और बस एक चीज जो आपको डालनी होती है वो एप्लीकेशन डालनी होती है, और उसका भी मैं आपको सिनेरियो यही बताता हूँ कि भाई पहले सवाल पढ़ो, फिर केस स्टडी पढ़ो। केस स्टडी पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं गंवाना, ठीक है। केस स्टडी, सवाल पढ़ के केस स्टडी पढ़ोगे तो ये होगा कि आपको चीजें ढूंढना में मसला नहीं होगा, ये चीजें आप जो है वो आराम से कर लोगे। पता नहीं कितने बच्चों ने पेपर टू एएस वालों पेपर टू में पहले क्वेश्चन पढ़े फिर केस स्टडी पढ़े, लेकिन ये चीजें थोड़ी ना याद रखने की होती हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स जो होती हैं। तो ये, तो खैर अब आप लोग से मुझे ये है रिक्वायरमेंट कि सबसे पहले तो आप लोग अपना जो भी रिवीजन वगैरह चीजें रहती हैं वो कर लें, और फिर ये पेपर करने बैठे। ये पेपर इस तरीके से करिएगा कि टाइम का ख्याल रखिएगा। सही है, क्योंकि मैंने आप लोग के साथ स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया है सारे, ये मैं आपको पीडीएफ भेज भी दूंगा। और टाइम का ख्याल रखिएगा कि हर एक टाइम आंसर आपका टाइम पे खत्म होना चाहिए। सही है, टाइम से ज्यादा नहीं इस्तेमाल उसमें होना चाहिए। सर टाइम लिमिट बता दें हर सवाल की। हर सवाल की टाइम पीरियड उसके आप हमेशा मार्क्स से कैलकुलेट करा करें। सही है, मार्क्स से कैलकुलेट करने का मतलब यह है कि 8 मार्क का सवाल है, मतलब 8+2, उसमें +2 कर दिया करें। सही है, 8+2 10, 10 मिनट में ये खत्म होना चाहिए। 1 मार्क का सवाल, 1 मार्क की कैलकुलेशन है, खैर वो 1 मिनट की कैलकुलेशन है, उसमें आप मैक्स 3 मिनट लगा लें। ठीक है, 3 नंबर की कैलकुलेशन है उसमें मैक्स 5 मिनट लगा लें। जो 12 नंबर का सवाल है उसमें मैक्स आप 14 से 15 मिनट लगा लें। और ज्यादा अगर आपको मसला हो रहा है 20 मिनट लगा लें। सही है, वहां पे आपके पास मार्जिन होता है थोड़ा। फिर उसके बाद आपका कैलकुलेशन है 4 नंबर की, 6 मिनट में हो जानी चाहिए। फिर 12 नंबर का सवाल है 15 to 20, 18 मिनट्स, इस तरीके से अप्रोक्सीमेट 15 से 20 का विंडो है आपके पास। उसमें आपका आंसर 17 मिनट में खत्म हो रहा है, 16 में खत्म हो रहा है, 18 में हो रहा है, 19 में हो रहा है, 20 में हो रहा है, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। हाँ, 21 हुआ तो थोड़ा सा, या 22 हुआ तो थोड़ा सा मसला होगा। सही है, फिर भी आपको थोड़ा एज मिल जाता है, तो जाहिर सी बात है 1 घंटा 45 मिनट आपको आंसर नहीं लिखने, 1 घंटे 45 मिनट में आपको केस स्टडी भी पढ़ना है। सही है, तो केस स्टडी जब आप पढ़ोगे और उसके बाद मतलब आपके पास तकरीबन 1 घंटा 25 मिनट या 1 घंटा 20 मिनट, आप लोग इस अजम्पशन से करिएगा पेपर के आपके पास ये टाइम है 1 घंटा 20 मिनट, दैट इज के अराउंड 80 मिनट्स है, 105 नहीं 80 मिनट्स है। 80 मिनट्स में पेपर रखिएगा, और 80 मिनट्स में पेपर करने का मतलब यही है कि जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ इससे नहीं हटिएगा। बहुत सारे टीचरों ने जो है वो बच्चों को कंफ्यूज करा हुआ है कि भाई 4 पॉइंट, 6 पॉइंट, 8 पॉइंट, अबे नहीं भाई, इतने नहीं। सही है, ये जो लिमिटेड एवेल्युएशन है, सही है, ये समझ लो एक तरीके से कंप्लीटली दूसरा पॉइंट है आपका, जो मैं उसी पैराग्राफ में आपको बोल देता हूँ लिख दो हाउएवर करके। सही है, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग भी होती है एक चीज। सही है, सिर्फ गधों की तरह लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे तो फायदा क्या। ठीक है, तो कोशिश ये करिएगा आप लोग कि ये टाइम जो है वो ध्यान में रखिएगा और टाइम में ही खत्म करिएगा पेपर। ठीक है, और कल की क्लास में मैं यूनिट 1 और फिर एक और पास पेपर हम लोग करेंगे, और कल की क्लास तक आप लोग को ये पेपर मुझे सॉल्व करके भेजना है। ठीक है, सर ऐसा ना कर लें 12 मार्क वाले पहले कर लें। हाँ, इट्स अप टू यू, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। सही है, मैं तो बोलूंगा कैलकुलेशन पहले कर लो, छोटे ये नंबर जो है वो सिक्योर करो अपने, सही कैलकुलेशन कर कर आ जाओ फॉर्म। और कैलकुलेशन सही कैसे होगी, जब फॉर्मूले वगैरह याद होंगे। सही है, फॉर्मूला शीट आपको मैं भेज देता हूँ। सही है, वो फॉर्मूले भी याद कर लें, जितना भी याद करने वाली चीजें आज वाइंड अप कर लें। सही है, और रात में ये पास पेपर सॉल्व कर लें या कल सुबह उठ के कर लें। सही है, शाम में ही क्लास रखूंगा मैं, तो कल का भी पूरा दिन होगा आप लोग के पास। अगर अभी आप लोग सो जाते हैं या जल्दी सोने वाले बच्चे हैं तो 12-1 बजे तक ही सोते हैं, जल्दी सोने वाला भी बच्चा अगर, तो 12-1 बजे तक सो जाएं, सुबह अर्ली उठें, करें उसको सवाल, चीजें रिवाइज करें। नोट्स आप लोग के पास अवेलेबल हैं सारे ड्राइव पे। सही है, एक्सेस करें उसको। सही है, अगर किसी को एक्सेस नहीं मिल रहा वो मुझे बताए, मैं उसको एक्सेस दे दूंगा। ठीक है, तो कल हमारा लास्ट यूनिट है, उसको हम रिवाइज करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू पास्ट पेपर्स एज वेल। ठीक है भाई।
जब तक ये सवाल आप लोग लाजिम करेगा ये पेपर प्लीज।